चालू हो जाने दो। हेलो हेलो स्टूडेंट, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी आपके आंसर गलत हो सकते हैं, किंतु घबराना नहीं है। मैंने अनेक ऐसे बच्चों को देखा है, विद्यार्थियों को, जिनका आंसर शुरू में गलत होता रहा। मेरा ये काम था उनकी गलतियों को दूर करना, उनके आंसर में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना। एक समय ऐसा आया 2.5 से 3 महीने बाद कि उनके आंसर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। अंततः उनका सिलेक्शन भी हो गया। ये एग्जाम्पल मैं से देना चाहता हूं कि बेशक कुछ स्टूडेंट गलत आंसर लिख रहे हैं, लेकिन गलतियां सबके साथ होती हैं। शुरू में अधिकांश लोग गलतियां करते हैं, किंतु हारना नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम लगे रहेंगे, एक आंसर को हम 10 बार लिखेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैंने कहा था आपसे पहले दिन, बस मुझे 2 महीने फॉलो करो, 2 महीने। अभी मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं बहुत ही बेसिक प्रश्न है। सुना होगा, जैसे इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना से मैंने प्रश्न उठाया, और इकोनॉमिक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से मैं प्रश्न उठा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, हमारे प्रश्न का लेवल टफ होता चला जाएगा। फिर जितने भी करंट की घटनाएं हैं, एक समय ऐसा होगा कि डेली जो करंट की न्यूज है वहां से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। फिर उन प्रश्नों को हम लोग फ्रेम करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे चलेगा। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक बच्चे ने प्रश्न लिखा है, मैं उसका आंसर पढ़ रहा था। क्वेश्चन देखो क्या है। विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान रणनीति की वर्तमान नीति भविष्य में बेरोजगारी को उत्पन्न करने के साथ स्वयं के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। इस प्रश्न को देखो। आप जब शुरुआत करोगे इकोनॉमिक्स पढ़ना, तो हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की जब बात करते हैं, तो प्रश्न क्या है? विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति भविष्य में बेरोजगारी को उत्पन्न करने के साथ स्वयं के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। यही प्रश्न है।
करना क्या है स्पष्ट करें। देखो, आप हमेशा ध्यान देना इस बात को, विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति भविष्य में बेरोजगारी को उत्पन्न करने के साथ स्वयं के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। इसका फर्स्ट पैरे में क्या होगा कि विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति क्या है। विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति, फर्स्ट पैरा। हम सेकंड पैरे की बात करेंगे। नीति हमेशा वर्तमान नीति से भविष्य में बेरोजगारी उत्पन्न, थर्ड पैरा में स्वयं के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। हम चौथे पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरों में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को। पहला पैरा यह है, विश्व के विभिन्न देशों के, यद्यपि ये जो प्रश्न है कोविड-19 से पहले का प्रश्न है, विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति क्या है। तो हमेशा ध्यान दो, जो वर्तमान नीति है वह है क्या। पहली बात, तकनीकीकरण। वर्तमान नीति। दूसरी बात क्या हो रहा है, कंपनियां मर्ज हो रही हैं, कंपनियों का विलय। परिणामतः कंपनियों की पूंजी में वृद्धि। तीसरी जो वर्तमान नीति है, विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति की बात करें, ये कर क्या रही हैं, निवेश के लिए श्रम सुधार पर बल दे रही हैं। और बड़ा सा जो हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रमोट किया जा रहा है। पूरी बात ध्यान देना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि की वर्तमान नीति क्या है कि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर देश तकनीकीकरण को प्रमोट कर रहा है। तकनीकीकरण जितना ज्यादा बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि उत्पादन लागत में कटौती होगी। यदि उत्पादन लागत में कटौती होगी तो उत्पाद सस्ता होगा। यदि प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ कंपनियों का विलय, हर देश क्या चाहता है, कंपनियों को मर्ज करना चाहता है ताकि खर्च में कटौती हो और प्रॉफिट हमारा बढ़ जाए। जिसे अक्सर सुना होगा कि सरकार बैंकों के विलयकरण की बात कर रही है। जब कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं तो कंपनी का आकार बड़ा हो जाता है, कंपनी की पूंजी बढ़ जाएगी। कंपनी का आकार और पूंजी में वृद्धि से कंपनी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएगी। तीसरी चीज देखा जाए, निवेश के लिए लेबर रिफॉर्म की बात की जा रही है। श्रम सुधार के लिए, हमेशा निवेश करने के लिए श्रम सुधार की बात। अब सोचो,
लेबर रिफॉर्म क्यों? क्योंकि निवेशक को यह सुविधा दी जा सके और वह कर्मचारियों के साथ अपने इच्छा अनुसार कर्मचारियों को रख सके। उद्देश्य यह भी है कि वर्क कल्चर को सुधारा जा सके। अगली चीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जा रही है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, वर्तमान नीति, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। वर्तमान नीति से भविष्य में बेरोजगारी उत्पन्न होगी। आप सोचो क्यों होगी? याद रखना, जितना ज्यादा तकनीकीकरण बढ़ेगा रोजगार का सृजन उतना ही कम होगा, और रोजगार का सृजन जितना कम होगा स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी चीज, यदि कंपनियों को आपस में मर्ज किया जाए, जैसे भारत में बैंकों के विलयकरण की बात की जा रही है। आप सोचो प्रत्येक कंपनी में 100 वर्कर्स हैं, उन सबको मर्ज कर दोगे और एक कंपनी बना दी जाए तो हो सकता है अनेक वर्कर्स बेरोजगार हो जाए हमेशा। तीसरी चीज देखा जाए कि निवेश के लिए लेबर रिफॉर्म की बात की जा रही है, श्रम सुधार की बात, और श्रम सुधार के तहत कंपनियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह श्रमिकों की छंटनी कर सकें। हमेशा ध्यान दो। चौथी चीज, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जाएगी तो स्वाभाविक है लघु उद्योग बंद हो गए, और जब लघु उद्योग बंद हो गए तो लघु उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट करते हैं। जब लघु उद्योग बंद हो जाएंगे तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। यह सेकेंड पैरा। हम थर्ड पैरे की बात करें, स्वयं के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। सुसाइडिंग क्यों साबित होगा? आत्मघाती साबित क्यों होगा? हमेशा ध्यान दो, इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होगा जब इकोनॉमी में डिमांड बनी रहे। डिमांड तभी होगी जब लोगों के पास पैसे हों। पैसा तभी होगा जब रोजगार क्रिएट हो, रोजगार हो। आप सोचो, आपने जो नीति अपनाई है उससे बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। जब गरीबी बढ़ेगी तो बाजार में डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, तो बाजार में रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। और जब मंदी आ जाएगी तो मंदी इकोनॉमी के लिए घातक है। दूसरी तरफ क्या होगा? जब बड़ी कंपनियों को प्रमोट करेंगे तो पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ता जाएगा, और जब पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ेगा तो एक तरफ अत्यधिक पूंजी, दूसरी तरफ पूंजी का अभाव। अब सोचो, यदि एक तरफ पूंजी की मात्रा ज्यादा होगी और दूसरी तरफ पूंजी है ही नहीं, पता ये चला कि 5% लोगों के पास पूंजी है, 95% लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो ये लोग डिमांड करेंगे नहीं। ये 5% लोगों के पास जो पैसा है ये कितना डिमांड करेंगे? और जब मार्केट में रिसेशन आ जाएगा तो इनका जो पैसा है सीधे बैंक में चला जाएगा। अब सोचो, वो कंपनी में नहीं लगेगा, कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सोचो डिमांड और कम होगी, और जब डिमांड और कम होगी तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ता चला जाएगा। पहले इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, अब सिकुड़ता चला गया, अब इतनी छोटी अर्थव्यवस्था हो गई। आत्मघाती। हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है। वस्तुतः अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास या विस्तार के लिए बाजार में मांग का बना रहना जरूरी है। इसलिए आर्थिक नीतियों को इस तरह निर्धारित किया जाए ताकि मांग बनी रहे। आंसर क्लोज। अब एक चीज ध्यान दो, यह प्रश्न 4 पैरे में टूट गया। मैं इसका आंसर बोल रहा हूं कि रीजन ये है कि कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम है कि शुरुआत कैसे करें। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल प्रश्न उठा रहा हूं, लिखो, गलत हो या सही लिखना है। यकीन करो, अब 2 महीना जब लगातार लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि मैं प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं, अभी तो 1 महीना में हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कैसे आंसर लिखना है, और मेरा जो टारगेट है
1200 से लेकर 1400 प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। मैंने देखा है कि पिछली बार मैंने जो भी प्रश्न डिस्कस किए थे, ये इत्तेफाक है, गारंटी नहीं किसी बात की, ये इत्तेफाक है कि क्लास में जो डिस्कस हुआ वो सारे क्वेश्चन मेंस में आ गए। जैसे आपने प्रियम्बल में देखा होगा, प्रियम्बल सीधे मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 50 क्वेश्चन विथ करेंट। तो उससे बाहर यूपीएससी प्रश्न नहीं बना सकता, बनाएगा भी तो कहीं ना कहीं 50 प्रश्न से वो मैच करेगा। अब देखो, मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान दो। विश्व के विभिन्न देश आर्थिक समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसलिए विश्व के विभिन्न देश आर्थिक समृद्धि के लिए तकनीकीकरण को प्रमोट करने के साथ कंपनियों के मर्जीकरण पर बल दे रहे हैं, ताकि कंपनियों की पूंजी में वृद्धि हो, आकार में वृद्धि हो और कंपनी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। दूसरी तरफ निवेश करने के लिए श्रम सुधार की बात की जा रही है, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम सेकेंड पैरा में आएंगे हमेशा। किंतु अब देखो, मैंने किंतु शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। अब ध्यान दो इस बात को, यदि इससे लाभ होता तो हम कहते इसलिए, पर यहां लिखा मैंने किंतु सरकार वर्तमान नीति से भविष्य में बेरोजगारी उत्पन्न होगी, क्योंकि नंबर 1, अत्यधिक तकनीकीकरण के कारण श्रमिकों की मांग गिरेगी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी। नंबर 2, जब कंपनियों को आपस में मर्ज किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर छटनी शुरू होगी और दूसरी तरफ नए रोजगार कम क्रिएट होंगे। नंबर 3 की बात करें, निवेश के लिए श्रम सुधार पर बल देने के कारण कंपनियों को अधिकार मिल जाएगा श्रमिकों की छटनी करने का। परिणामतः वर्क कल्चर सुधारने के लिए और लागत को कम करने के लिए कंपनियां श्रमिकों को बाहर निकाल सकती हैं। और नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने से छोटे छोटे उद्योग बंद होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट करते हैं। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। अब देखो, थर्ड पैरे की बात करेंगे हमेशा। इसलिए यह कहना तर्कसंगत है कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए अर्थव्यवस्था में डिमांड का बना रहना जरूरी है। पर डिमांड तब बनी रहेगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर हो। किंतु बेरोजगारी में वृद्धि से गरीबी में वृद्धि होती है, जिससे क्रय शक्ति में कमी आती है। अंततः बाजार में मांग कम होगी और अर्थव्यवस्था सिमटती जाएगी। दूसरी तरफ तकनीकीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने से पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ेगा, और जब पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ेगा तो स्वाभाविक है तेजी के साथ आर्थिक विषमता पैदा होगी। यह आर्थिक विषमता रिसेशन को जन्म देगी, जैसा कि 1929 के महामंदी के दौरान हुआ। निष्कर्ष अतः अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि में निरंतरता को बनाए रखने के लिए मांग का बने रहना आवश्यक है। इसलिए नीतियां ऐसी हो जो डिमांड को पुश करती रहे। आंसर क्लोज। अब ध्यान देना इस बात को। पहला प्रश्न, मतलब आपका जो फर्स्ट पैरा है, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन पैरे का जो फ्लो टूट गया तो फिर क्या होगी? आपके साथ दिक्कत होगी। एक चीज ध्यान देना इस बात को। अब एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखो आप। इन्होंने एक प्रश्न भेजा है, क्वेश्चन देखो आप। रोजगार का सृजन,
वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है तथा सतत विकास इस चुनौती को अत्यधिक कठिन बना सकती है। हमेशा ध्यान दो, चर्चा करें। यह एक शब्द है, डिस्कस कर लेना। यदि प्रश्न ये होता स्पष्ट करें तो आंसर कुछ और होता, पर यहां तो प्रश्न ये है कि आप चर्चा करें। तो याद रखना है, जब हम चर्चा की बात करेंगे थोड़ा सा हमारा जो आंसर है वह चेंज हो जाएगा। आप ध्यान देना इस बात को, रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है। यह जो प्रश्न है कोविड-19 से पहले का है, जिस बच्चे ने आंसर लिखा है। अब ध्यान दो, रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है तथा सतत विकास इस चुनौती को अत्यधिक कठिन बना सकता है। चर्चा करें। अब देखो, आप प्रश्न का पहला पार्ट, प्रश्न का सेकेंड पार्ट और प्रश्न का थर्ड पार्ट, यह प्रश्न 3 पैरे में टूट जाएगा। फर्स्ट पैरा क्या है? रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए चुनौती है, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, जो रोजगार का सृजन है वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है। आखिर चुनौती क्यों है? नेट काम नहीं कर रहा है, दीपक को बुलाओ। ध्यान देने इस बात को, रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है। पहले तो यह बताएंगे चुनौती क्यों है। क्योंकि नंबर 1, वर्तमान समय में तकनीकीकरण पर हम बल की बात करें। दूसरी चीज क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक वृद्धि। तीसरी चीज हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि एक चुनौती क्यों है। एक बड़ा सा रीजन देखा जाए, तकनीकीकरण को जितना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा रोजगार का सृजन उतना ही कम होगा। तो रोजगार के सृजन के लिए जरूरी यह है कि तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर न हो। दूसरी चीज, प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, और प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक वृद्धि होने से कंपनियां क्या करेंगी? प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, हमेशा ध्यान दो, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए क्या होगा? कंपनियां लागत में कटौती की कोशिश करेगी, और लागत में कटौती करने के लिए वो कर्मचारियों की छटनी करेंगे। छटनी होगी तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। हम तीसरी चीज हम बात करें, एक चीज ध्यान दो इस बात को कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण तथा श्रम सुधार पर बल। कंपनियों का निजीकरण तथा सुधार पर बल। अगली चीज देखो आप, लघु उद्योग
के समक्ष चुनौती। पूरी बात ध्यान देना। फर्स्ट पैरा, रोजगार का सृजन वर्तमान समय के लिए, वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती है। एक बात याद रखना है, हर एक चीज को पॉइंट फॉर्म में लिखना है और अपनी बात कह देनी है, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होगा। पैरे में लिखेंगे तो संभव है आप अपनी सारी बातें ना कह सकें। तो हर चीज को पॉइंट फॉर्म में कि रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए एक चुनौती, क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकीकरण पर बल दिया जा रहा है। इससे रोजगार में कटौती होगी। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। और जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है तो कंपनियां अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए लागत में कटौती करती हैं, और लागत में कटौती करने के लिए वो कर्मचारियों की छटनी करती हैं। नंबर 3, सरकारी कंपनियों का निजीकरण तथा श्रम सुधार पर बल। निजीकरण जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर लाभ के लिए काम करेगा। और जब लेबर रिफॉर्म की बात करेंगे तो कंपनियों को अधिकार मिल जाएगा कर्मचारियों की छटनी करने का, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगली चीज, इस समय प्रतिस्पर्धा जिस लेवल पर है, इस प्रतिस्पर्धा के युग में छोटे छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के पास न तो तकनीक है, न तो पूंजी है, न तो बेहतर प्रबंधन है, न तो उनके पास अच्छा मैनेजमेंट है, न तो उनके पास तकनीक है, और न तो उनके पास पैसा है या पूंजी है। स्वाभाविक है जब इनके सामने चुनौती पैदा होगी तो ये बंद होंगे। इनका बाजार, क्योंकि लघु उद्योगों के बाजार पर बड़ी कंपनियों ने कब्जा कर लिया। आप सोचो जरा, परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि लघु उद्योग बंद होने से रोजगार का सृजन कम हो जाएगा। यह फर्स्ट पैरा। हम सेकंड पैरे की बात करेंगे। देखो आप, जब सेकंड पैरे की बात की जाएगी, सतत विकास से यह चुनौती अत्यधिक कठिन हो सकती है। अब सोचो, सतत विकास से यह चुनौती अत्यधिक कठिन हो सकती है। कैसे और क्यों? हमेशा ध्यान दें इस बात को। सतत विकास से यह चुनौती अत्यधिक कठिन हो सकती है, क्योंकि क्यों हो सकती है, कारण क्या है और क्या होना चाहिए? हमेशा ध्यान दें इस बात को। यह चुनौती अत्यधिक कठिन हो सकती है क्योंकि सतत विकास में क्या होगा? जब हम सतत विकास की बात करेंगे तो स्वाभाविक है पर्यावरण के प्रतिकूल तकनीक और कंपनियों पर प्रतिबंध की बात की जाएगी। हमेशा जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं उस पर कठोर नियम लगाने पड़ेंगे। परिणाम क्या होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में जो रोजगार क्रिएट होता है, यदि सतत विकास की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित एनर्जी सेक्टर होगा या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें। हमेशा पहली बात ध्यान दो इस बात को, यह कठिन क्यों हो सकता है। हम दूसरी चीज बात करें कि जब सतत विकास की बात करेंगे तो सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात की जाएगी, और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी होगी। जब हम आवश्यकताएं सीमित करेंगे तो स्वाभाविक है हम डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड कम होगी तो डिमांड, उत्पादन कम करना होगा। जब उत्पादन कम करेंगे तो होगा क्या कि कंपनियां या तो बंद होगी। जब कंपनी बंद होगी तो फिर रोजगार में कटौती होगी, अंततः बेरोजगारी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज हम बात करें, मान लिया जाए सतत विकास को बनाए रखने के लिए यदि CO2 को उत्सर्जन में कटौती की गई, CO2 के उत्सर्जन में कटौती की गई, तो CO2 के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अनेक कंपनियों को बंद करना होगा, और जब कंपनियां बंद होगी तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी।
इसे यह कहा गया कि सतत विकास से यह चुनौती बढ़ सकती है। तो हमेशा ध्यान दो, पहली चीज कठिन हो सकती है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने वाली कंपनी को बंद करने पर बल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, सतत विकास के देखा होगा सार्वजनिक परिवहन की बात की जाएगी और निजी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी। सार्वजनिक परिवहन पर बल, परिणामतः निजी परिवहन की उपेक्षा होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेगा तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का उपयोग उपेक्षित होगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड अचानक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें तीसरी चीज बात करें, यदि सतत विकास के लिए CO2 के उत्सर्जन में कटौती की जाती है, मान लिया जाए, तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव। अब यदि ऊर्जा सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए दुनिया के सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने लगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने लगे, तो मध्य एशिया, ध्यान देना, यदि मध्य एशिया की जो इकोनॉमी है, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान, ये जो जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, इनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर निर्भर है। यदि विश्व के सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने लगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बात करने लगे, तो विश्व में तेल की मांग गिर जाएगी। जब तेल की मांग गिरेगी तो मध्य एशिया की जो इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी, और जब मध्य एशिया की इकोनॉमी नीचे जाएगी तो मध्य एशिया में जो रोजगार क्रिएट होता है वो नीचे चला जाएगा। आप सोचो, दूसरी तरफ क्या होगा, मध्य एशिया में जब डिमांड कम होगी तो दुनिया के अन्य जितने भी एक्सपोर्टर देश हैं, निर्यातक देश हैं, वो निर्यात नहीं कर पाएंगे, और निर्यात न होने से उन देशों की कंपनियां बंद होती जाएंगी। बंद होगी तो छटनी शुरू होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये बातें की जा रही हैं। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे देखा होगा सबसे बड़ी चीज, जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ, अमेरिका उससे अलग होने की बात करने लगा, क्योंकि अमेरिका को डर लगने लगा कि समझौते का अनुकरण या फॉलो करने से इकोनॉमिक ग्रोथ, अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये तो थर्ड पैरा। अब हम बात करेंगे फोर्थ पैरा, थर्ड पैरे। और जब थर्ड पैरे की बात करेंगे तो चर्चा करनी है, चर्चा इस पर करनी है कि रोजगार का सृजन वर्तमान समय में विश्व के लिए चुनौती है। बेशक सतत विकास चुनौती को अत्यधिक कठिन बना सकता है। हमेशा ध्यान दो, डिस्कस करना है तो हम ये डिस्कस में ये करेंगे क्योंकि चर्चा में दोनों पक्ष की बात करेंगे हमेशा कि सतत विकास इस चुनौती को अत्यधिक कठिन बना सकता है। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, चर्चा करेंगे तो बताएंगे सतत विकास के कारण वृद्धि नहीं होगी, बल्कि रोजगार के नए क्षेत्र सृजित हो सकते हैं। आप सोचो, रोजगार का नया क्षेत्र कौन सा हो, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। दुनिया का प्रत्येक देश सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को
प्रमोट करने लगा तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट होगा। आप सोचो दूसरी तरफ क्या होगा कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान दो, शुरू में झटके लगेंगे क्योंकि हर देश में जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो एक ट्रांजिशन फेज आता है, संक्रमण काल आता है, वहां स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा ध्यान तो सतत विकास के कारण चुनौती में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि रोजगार के नए क्षेत्र क्रिएट हो सकते हैं। पहली बात ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज क्या होगा कि पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है, उन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है और बड़े पैमाने पर पैसे की बर्बादी होती है। सतत विकास को प्रमोट किया जाए तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान हो सकता है। परिणामतः प्राकृतिक आपदाओं में कमी आएगी। ऐसी कंडीशन में पैसे की बर्बादी भी कम होगी, बचत ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो, और जब बचत ज्यादा होगी तो क्या होगा? पहली बात ध्यान दो इस बात को। अक्सर देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं सूखा और कहीं बाढ़। आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, हमेशा ध्यान दो, मिट्टी की उर्वरता बहुत तेजी से चेंज हो रही है, मिट्टी मरुस्थल में कन्वर्ट हो रही है, मिट्टी की पोषक तत्व में कमी आ रही है, जिससे प्रोडक्शन गिरता चला जाता है। सतत विकास को प्रमोट किया जाए तो मिट्टी की पोषकता बनी रहेगी, प्राकृतिक आपदाओं में कमी आएगी। स्वाभाविक है, होगा क्या कि हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन बढ़ जाए, और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सतत विकास के कारण लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ होंगे तो अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। यदि अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और विकास होगा तो रोजगार क्रिएट होगा। एक चीज ध्यान दो, अंत में हम चौथे पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में केवल एक लाइन, वस्तुतः सतत विकास और रोजगार का सृजन साथ साथ चल सकते हैं, किंतु हमेशा ध्यान दो, किंतु हमारा सतत विकास रोजगार उन्मुख होना चाहिए। मतलब अब पॉलिसी ऐसी बनाओ ताकि रोजगार क्रिएट हो। जैसे अक्सर देखा होगा हम लघु उद्योग को प्रमोट करें जहां मानव श्रम का अत्यधिक उपयोग होता है। स्वाभाविक है, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और रोजगार क्रिएट भी होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन देखो आप, यह भी आर्थिक समृद्धि से प्रश्न है। देखो, उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अंतर विरोध दिख रहा था, वह अंतर विरोध उदारीकरण के बाद समाप्त होने लगा है। स्पष्ट करें। एक चीज ध्यान दो, नेट चल रहा है तो फिर चला जाएगा। आप ध्यान से सुनो इस बात को। उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अंतर्विरोध दिख रहा था, वह अंतर्विरोध उदारीकरण के बाद समाप्त होने लगा है। कैसे? स्पष्ट करें। ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे
अंतर विरोध दिख कैसे रहा था? पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में दो अंतर विरोध हमेशा, पहला अंतर विरोध ये है निम्न आय और उच्च बचत। और दूसरा अंतर विरोध यह है कि बचत हमेशा उच्च बचत के बावजूद निवेश कम। हमेशा ध्यान दो, उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में दो अंतर विरोध दिखता है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और सेकेंड पैरे में बताएंगे उदारीकरण के बाद यह अंतर विरोध समाप्त होने लगा है। क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, अर्थात ये जो प्रश्न है ये 3 पैरे में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को। देखो, पहली चीज, उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अंतर विरोध दिख रहा था वह अंतर विरोध उदारीकरण के बाद समाप्त होने लगा है। स्पष्ट करें, उदारीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 अंतर विरोध थे। पहला अंतर विरोध निम्न आय एवं उच्च बचत। समांतर रूल ये है कि इनकम ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होगी। हाई इनकम हाई सेविंग, लो इनकम लो सेविंग। लेकिन यहां स्थिति उल्टा है, निम्न आय है, ध्यान देना, एवं उच्च बचत है। इनकम लो है फिर भी बचत क्या है? ज्यादा है। पूरी बात ध्यान दो, निम्न आय एवं उच्च बचत, हमारी इनकम तो लो है और बचत क्या है? ज्यादा है। ध्यान देना इस बात को। यह स्थिति है निम्न आय एवं उच्च बचत। इसके पीछे रीजन क्या है? निम्न आय उच्च बचत के पीछे रीजन क्या है? लो इनकम होने के बावजूद बचत ज्यादा है। क्योंकि कारण क्या है? पहला कारण ये कि हमेशा ध्यान दो, जनसंख्या का बड़ा सा भाग भारत में कृषि पर निर्भर है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, कृषि पर निर्भर, और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसे भारतीय किसान भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत की बात करते हैं। दूसरी चीज, समाज का या जनसंख्या का छोटा सा भाग है जिसकी इनकम हाई है, और जिसकी इनकम हाई है वो बचत को प्रमोट करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे यह कहा जाता है कि लो इनकम और हाई बचत एक कंट्राडिक्शन है, एक विरोध है। दूसरी चीज, उच्च बचत होने के बावजूद निवेश कम है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि हमेशा उच्च बचत निवेश में तभी कन्वर्ट होगा जब सेविंग और निवेश के बीच बैंक सेक्टर मजबूत हो। तो रीजन क्या है? बचत ज्यादा है फिर भी निवेश कम क्यों है? क्योंकि बैंक तक सभी की पहुंच नहीं है, या सभी तक बैंकों की पहुंच नहीं हो पा रही है। जब सभी तक बैंक की पहुंच नहीं होगी तो स्वाभाविक है वो बचत निवेश में कन्वर्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, लोग बचत तो करते हैं पर बचत का अधिकांश भाग वो सोने में खर्च करते हैं। सोने में खर्च करते
परिणामतः वो अर्थव्यवस्था में पैसा फ्लो नहीं कर पाता। जब अर्थव्यवस्था में पैसा फ्लो नहीं करेगा तो उसका लाभ अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगा। यह अंतर्विरोध है। उदारीकरण की बात क्या हुआ? यह अंतर्विरोध समाप्त होने लगा है। क्यों? क्योंकि उदारीकरण की बात जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, सर्विस सेक्टर में जब डिमांड बढ़ी तो रोजगार क्रिएट हुआ। जब रोजगार क्रिएट हुआ तो लोगों की इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ी तो हाई इनकम और हाई इन्वेस्ट की बात की जाने लगी। और दूसरी तरफ क्या हुआ? 1990 के बाद सरकार की पूरी कोशिश थी कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच बैंकों तक हो जाए। इससे सरकार समावेशी विकास की बात करने लगी और समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन की बात करने लगी। और वित्तीय समावेशन का अर्थ है बैंकिंग सुविधा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इससे सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक बैंक की पहुंच को सुनिश्चित करने पर बल देने लगी। परिणाम तो वो बचत सीधे निवेश में कन्वर्ट होने लगा। इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना क्या हो गई? बढ़ गई। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमारा आंसर क्लोज। इसका मतलब ये कि ये जो प्रश्न है ये 3 पैरे में क्या होगा? टूट जाएगा। ये 3 प्रश्न। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब सभी लोग आंसर लिखो। कुछ लोगों ने आंसर भेजा है। मैं एक चीज बात करना चाहता हूं। जो आंसर भेजा इन्होंने, एक मनीष ने आंसर भेजा है। दूसरा जो आंसर है इसमें नाम लिखा ही नहीं है। दुर्भाग्य कि कुछ लोग नाम लिख नहीं रहे हैं। तीसरा जो चिराग ने भेजा है, यह भी चिराग ने भेजा है। अगली चीज आशुतोष ने भेजा है। मात्र 4-5 लोगों ने आंसर भेजा है। मैं कहता हूं आंसर लिखो, गलत हो या सही। अब हमारी अगली क्लास होगी मंडे को शाम को 6 बजे। हफ्ते में 5 दिन में क्लास लूंगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे करना क्या होगा? जितना भी प्रश्न मैंने डिस्कस किया है उसका आंसर आपको लिखना होगा। थैंक यू।